नमस्कार। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ये पहला चैप्टर और प्रारंभ करेंगे भारत के संवैधानिक ऐतिहासिक विकास के प्रारंभ करते हुए कैबिनेट मिशन योजना, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, संविधान के कुछ विशिष्ट लक्षण, भारतीय संविधान के बहुत सारे जो अन्य फीचर हैं जहां से प्रश्न पूछते हैं उन सब के बारे में चर्चा करेंगे, संविधान सभा के बारे में जानेंगे। इसके बाद फिर उद्देशिका और उसके बाद क्रमवार प्रत्येक भाग को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, काफी बड़ा पोर्शन है तो मैं चाह रहा हूं काफी अच्छे से इसको हम लोग कवर करें। तो भारत के संवैधानिक इतिहास को मैंने दो भागों में विभाजित किया है। देखिए 1600 ईस्वी में जो चार्टर एक्ट आया था, उस चार्टर एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जरूर हुई, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आधिकारिक तौर पर यहाँ पर जो प्रशासनिक कार्य, क्योंकि शुरुआत में कंपनी का उद्देश्य व्यापार करना था, व्यापार करने के साथ साथ धीरे धीरे यहाँ के प्रशासन में हस्तक्षेप करने के बाद कंपनी द्वारा भारत के बहुत सारे क्षेत्रों को अधिग्रहित किया गया और यहाँ पर प्रशासनिक कार्य भी प्रारंभ किया गया। तो भारतीय संविधान का निर्माण जरूर संविधान सभा ने किया है, लेकिन ब्रिटिशर्स द्वारा जो पारित किए गए जितने भी राजलेख थे, वो राजलेख भी भारतीय संविधान के इतिहास की एक नींव के पत्थर की तरह है। जिस तरीके से भारतीय संविधान का आज विस्तृत स्वरूप आप देखते हैं, वो विस्तृत स्वरूप इन सभी चीजों से प्रभावित है, जुड़ा हुआ है, एक पूरे क्रम से इन सब का भी योगदान उतना ही है। तो हम भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास को दो भागों में बांटेंगे। पहला भाग होगा कंपनी के अधीन भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास, क्योंकि कंपनी का शासन 1600 से लेकर के 1600 का जो चार्टर एक्ट था, वहां से लेकर 1853 का अंतिम चार्टर एक्ट, ये अवधि रही है कंपनी के भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास के अंतर्गत। इसके बाद 1857 की क्रांति हो जाती है और बाद में कंपनी का शासन पूरी तरफ से खत्म हो जाता है। कंपनी का शासन का स्थान ले लेता है ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, भारतीय महाराजा या महारानी, उसके द्वारा भारत में शासन करना प्रारंभ किया जाता है। यानी ब्रिटिशर्स का प्रत्यक्ष शासन 1858 के एक्ट से प्रारंभ होगा, भारत शासन अधिनियम 1858 के एक्ट से। तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, ये दूसरे चैप्टर में आएगा, वो दूसरा भाग है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे कंपनी के अधीन भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। इसमें 1600 ईस्वी के चार्टर से लेकर 1853 के चार्टर को काफी विशिष्टता से मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा। हो सकता है बोर्ड में लिखी हुई चीजें स्पष्ट ना हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे सब कुछ कवर करना था, तो कहीं ना कहीं पे काफी मैंने छोटे अक्षरों में लिखा है, तो मैं चीजों को बोलता जाऊंगा, आप उसी हिसाब से समझते जाइए, अपने खुद के नोट्स भी आप लिखते जाएं। तो प्रारंभ करेंगे 1600 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण, ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी वो ब्रिटिश में बनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई इस उद्देश्य से कि जो ब्रिटेन के ईस्ट के जितने भी देश हैं, ठीक है, उन सब, ये प्राइवेट कंपनी थी, उन सभी देशों में व्यापार का एकाधिकार इस कंपनी को दिया गया। किसके माध्यम से? 1600 ईस्वी का जो राजलेख था, ये राजलेख महारानी द्वारा घोषित किया गया। उस समय महारानी एलिजाबेथ थी, ठीक है, महारानी एलिजाबेथ द्वारा 1600 का चार्टर एक्ट पारित करके ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया गया कि आप जाइए और ब्रिटेन के ईस्ट के जितने भी देश हैं उनमें जाकर व्यापार कीजिए। ठीक है, इधर के क्षेत्रों को ईस्ट इंडीज, ठीक है, आपको पता होगा ब्रिटेन के उस तरफ वेस्ट इंडीज भी कहते हैं। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पे 1600 का जो चार्टर एक्ट था, इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ठीक है, महारानी एलिजाबेथ द्वारा 15 वर्षों के व्यापार का अधिकार दिया गया कि आप जाकर के ईस्ट इंडिया के जितने भी राज्य हैं, जितने भी देश हैं, वहां पर उनकी मोनोपोली है कि 15 वर्ष तक आप व्यापार करिए। बाद में इस अवधि को रिन्यू किया जाता था। ठीक है, अभी 15 वर्ष है, जब 15 वर्ष की अवधि समाप्त होती थी, नया एक्ट बना करके उसको फिर से रिन्यूअल कर दिया जाता था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका जो प्रशासन है उसके लिए एक परिषद बनाई गई। ठीक है, प्रशासन परिषद बनाई गई। इसमें एक गवर्नर होता था और 24 सदस्य होते थे। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन एक गवर्नर और 24 सदस्यों के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, इसे गवर्नर और उसकी परिषद की संज्ञा दी गई। ठीक है, तो 1600 का राजलेख कुछ इतने ही तत्व आवश्यक है। इसके बाद नेक्स्ट आया 1726 का राजलेख। देखिए एक बार राजलेख बता देता हूं कौन कौन से राजलेख यहाँ पे पढ़ेंगे। 1600 का राजलेख, 1726 राजलेख को इंग्लिश में चार्टर एक्ट कहते हैं। ठीक है, चार्टर एक्ट। 1600 का राजलेख, 1726 का राजलेख, 1753 का राजलेख, 73 का राजलेख, सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट, यहीं से भारत में काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यहां तक ये कह सकते हैं कि कंपनी शासन हेतु तो पहली बार लिखित संविधान या फिर लिखित विधियों के माध्यम से भारत में प्रशासन करने की नींव 1773 के एक्ट के माध्यम से ही पड़ी थी। इसके बाद 1781 का संशोधनात्मक एक्ट, एमेंडिंग एक्ट के बारे में पढ़ेंगे।
पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में अध्ययन होगा। 1786 का एक अधिनियम आया था कार्नवालिस के टाइम पीरियड में, इसके बारे में भी जानेंगे। 1793 का राजलेख, ये भी चार्टर एक्ट आया था कार्नवालिस के टाइम पीरियड पे ही। 1813 का चार्टर एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। चलिए प्रारंभ करते हैं। 1726 के चार्टर एक्ट के माध्यम से कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, ब्रिटिशर्स द्वारा यहाँ पर आकर के 3 प्रेसिडेंसी स्थापित की गई प्रारंभ में। कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास को चेन्नई भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ के जो गवर्नर थे, देखिए हर प्रेसिडेंसी में गवर्नर होते हैं, जैसे अभी वर्तमान में क्या है, हर राज्य में एक गवर्नर होता है, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। उसी प्रकार से हर एक प्रेसिडेंसी में गवर्नर होता था और उसकी परिषद होती थी, ठीक है, यही परिषद, गवर्नर और उसकी 24 सदस्यीय परिषद। तो इसको विधि बनाने की शक्ति दे दी गई कि जाइए भारतीय मामले में, भारतीय शासन व्यवस्था में, जहां पर आपकी फैक्ट्री है, जहां पर आपका एक तरीके से बस्ती आपने बसाई है, वहां पर प्रशासन करने के लिए आप विधि खुद बना सकते हैं। इससे पहले ये शक्ति किसके पास थी? इससे पहले ये शक्ति थी इंग्लैंड में स्थित था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आपको पता होगा जो कंपनी होती है, कंपनी का एक प्रशासनिक ढांचा होता है, प्रशासनिक ढांचा के शीर्ष में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा एक सीईओ भी चुना जाता है, एमडी, सीईओ, पूरे प्रशासनिक पद होते हैं कंपनी में। वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे जो इंग्लैंड में स्थित होते थे। तो कहीं ना कहीं पे 1726 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ये पावर्स मिली। ये दोनों ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इंपॉर्टेंट शुरू होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। ये पहला एक्ट था जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी के कार्यों को अधिनियमित किया गया। क्यों? प्लासी हो चुका था 1757 में, 1764 में बक्सर हो चुका था। यहां से कंपनी प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक नियंत्रण करना प्रारंभ कर दिया भारतीय क्षेत्रों में, जैसे बंगाल वाला रीजन, फिर अवध, आसाम, ठीक है, इन रीजन में भी हस्तक्षेप करना चालू कर दिया। बहुत से इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हुआ, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, नाम ही इसका रेगुलेटिंग एक्ट, एक तरीके से कंपनी के कार्यों को विनियमित करना। तो रेगुलेशन का कार्य प्रारंभ किया कंपनी द्वारा। इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ, ये भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। एक कमेटी बनाई थी लॉर्ड नॉर्थ महोदय ने, उसका नाम था सीक्रेट कमेटी या गुप्त समिति। उसी पे आधारित, उसी के रिपोर्ट के आधार पर रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, ठीक है। इसके महत्वपूर्ण फीचर क्या है? सबसे पहली चीज, जो तीनों प्रेसिडेंसी थी, मद्रास, कोलकाता और मुंबई, इन तीनों प्रेसिडेंसी में से कोलकाता प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर होता था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल यानी बंगाल का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बना दिया गया। इससे पहले गवर्नर का पद होता था, यहां से ही रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया, लेकिन वो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था। चेन्नई और मद्रास के गवर्नर को उसके अधीन कर दिया गया, अंडर में कर दिया गया, ठीक है। और जितनी भी पावर है बंगाल के गवर्नर के अंदर सृजित कर दी गई, विधि बनाने की पावर, सैनिक पावर, सारी पावर जो है गवर्नर जनरल को दे दी गई। उसकी एक परिषद भी बना दी गई, ठीक है। उस परिषद में 4 सदस्य थे, गवर्नर जनरल प्लस 4 सदस्य, टोटल 5 लोग एक कार्यकारिणी के रूप में बन गए, ठीक है। कंपनी शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान के रूप में प्रस्तुत हुआ। कंपनी पर किस तरीके का प्रशासन होगा उसके लिए राइटिंग स्केल पर चीजों को लिखा गया। इसके बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, इंग्लैंड में स्थित था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके सदस्यों का जो कार्यकाल था उसे बढ़ा के 1 साल से 4 वर्ष कर दिया गया। और हर 1 साल में 1/4 सदस्यों को अवकाश ग्रहण किया। जैसे अभी आप देखें राज्यपाल, राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में 1/3 सदस्य हर 2 साल में अवकाश ग्रहण करते हैं, ठीक है, पदच्युत हो जाते हैं, उनकी अवधि पूरी हो जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी व्यवस्था की गई। सबसे महत्वपूर्ण एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कोलकाता में, सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया, जिसमें से जो उसके चीफ जस्टिस थे उनका नाम था एलिजा एम्पे, और उनके साथ साथ 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, यानी टोटल 4 लोग थे, हाइड, लिमेस्टर, ठीक है, उनका नाम कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं। इसके बाद नेक्स्ट 1773 के एक्ट से इतनी चीजें महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट है 1781 का एक्ट, इसे संशोधनात्मक अधिनियम कहते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी इसके माध्यम से उनको फुलफिल किया गया। इसके माध्यम से कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए कानून बनाने का प्राधिकार दे दिया गया। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के पास 2 अधिकार प्राप्त हो गए कानून बनाने के लिए बंगाल में एक तो कानून बनाने का अधिकार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से प्राप्त हो गया, दूसरा किसके माध्यम से प्राप्त हो गया? एमेंडिंग एक्ट के माध्यम से प्राप्त हो गया, ठीक है। इसके बाद गवर्नर जनरल की काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के पहले रेगुलेटिंग एक्ट में यह प्रावधान था कि सर्वोच्च न्यायालय के अंडर में, यानी कि जो गवर्नर जनरल है सर्वोच्च न्यायालय को जवाबदेह हो,
लेकिन यहाँ से क्या किया गया, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार था उसे फ्री कर दिया गया कि भारत में, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, धीरे धीरे कंपनी अब विस्तारित हो रही थी, उसका क्षेत्र विस्तारित हो रहा था। आपको पता होगा शुरुआत में इन्होंने एक नीति चलाई थी, अधीनस्थ घेरे की नीति, ठीक है, रिंग फेंसिंग वाली नीति चलाई थी। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, कहीं ना कहीं पे बहुत सारे अब युद्ध हो रहे थे, यहाँ तक कि जो है मराठा साम्राज्य उस समय काफी मजबूत स्थिति में था। मराठा था, यहाँ पर हैदराबाद में निजाम था, या फिर ब्रिटिश अन्य प्रतियोगी भी थे जैसे कि फ्रांसीसी, ठीक है, फ्रांसीसियों की पावर तो खत्म हो गई थी 1760 में, फ्रांसीसी बांडीबाज के युद्ध के बाद खत्म हो गए। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पे यहाँ से काफी पावर जो है उनकी नेग्लेक्ट हो जाती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की जो रेवेन्यू पावर्स थी उसे भी यहाँ पर खत्म कर दिया गया। इसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसकी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसके माध्यम से कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को पृथक कर दिया गया, ठीक है, कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को पृथक कर दिया गया। व्यापारिक कार्यों के लिए एक निदेशक मंडल बनाया गया और राजनीतिक कार्यों के लिए एक नियंत्रक मंडल बनाया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। नियंत्रक मंडल में 6 सदस्य होते थे। नियंत्रक मंडल का काम क्या था, जो राजनीतिक क्रियाकलाप है, प्रशासनिक क्रियाकलाप है, उनको कंट्रोल करना, उनको देखना, उन पे विधियां बनाना। तो नियंत्रक मंडल जो है ये जवाबदेह होता था ब्रिटिश संसद को, ठीक है। इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था, सम्राट करता था, उसमें 6 सदस्य होते थे, ठीक है, ब्रिटेन में ही अवस्थित होता था। गवर्नर जनरल की परिषद में जो 4 सदस्य थे, उन 4 सदस्यों को कम करके उनकी संख्या 3 कर दी गई। देखिए होता क्या था, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें जो डिसीजन लिए जाते थे बहुमत के आधार पर लिए जाते थे। तो जो 4 सदस्य होते थे, कभी कभी लॉबिंग करके ये लोग किसी बहुत महत्वपूर्ण विषय पर 3 लोग एक पक्ष में हो गए, गवर्नर जनरल और एक सदस्य अकेले बचे। गवर्नर जनरल जो है जब कभी ऐसी स्थिति आती थी कि मत बराबर हो गए तो वहां पर अपना जो है वोट देता था, मत बराबर होने की स्थिति में। तो कहीं ना कहीं पे गवर्नर जनरल की पावर, गवर्नर जनरल बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर उसका मत जो बराबर की स्थिति में, उसकी स्थिति कमजोर पड़ जाती थी। तो यहां पर उनकी संख्या 4 से 3 कर दी गई। अब क्या होगा, यदि 2 सदस्य एक तरफ रहेंगे, एक सदस्य एक तरफ भी रहेगा, तो भी गवर्नर जनरल की पावर बरकरार रखी जाएगी महत्वपूर्ण विषयों पर, ठीक है। यहां से उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया, काफी महत्वपूर्ण, ठीक है। नेक्स्ट 1786 का एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय आपको पता होगा 1776 में अमेरिकी क्रांति हुई थी। तो अमेरिकी क्रांति का हीरो कौन था? वैसे अमेरिकी क्रांति में तो ब्रिटिश पराजित हो गए, वहां से अमेरिका स्वतंत्र हो गया, लेकिन अमेरिकी क्रांति में ब्रिटेन की तरफ से कॉर्नवालिस था जिसने पूरी तरीके से पूरी क्रांति को संचालित कर रहा था। तो कॉर्नवालिस युद्ध में पराजित हुआ, पराजित होने के बाद उसे भारत भेजा गया कि जाइए भारत में प्रशासन कीजिए। तो भारत में आने से पहले कॉर्नवालिस ने बहुत सारी शर्तें रख दी। सबसे पहले कहा कि मुझको गवर्नर जनरल के साथ साथ प्रधान सेनापति की भी पावर दी जाए, ठीक है। इस तरीके से ये इन एक्ट्स में नहीं था, तो इसके लिए एक अलग से 1786 में एक पारित किया गया और उसके माध्यम से गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान कर दी गई, ठीक है। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान कर दी गई और गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णयों को निरस्त करने का प्राधिकार दे दिया गया, ठीक है। जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसको विशेष परिस्थितियों में अपने निर्णय को खत्म भी कर सकती थी। इसके बाद नेक्स्ट है 1793 के, काफी महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से भी कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड पे ही आया था। नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व वेतन देने की बात की गई। ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। नियंत्रक बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व वेतन देना कब से प्रारंभ हुआ? 1793 के एक्ट के माध्यम से। भारत में लिखित विधियों के प्रशासन की नींव पड़ी। जो विधियां कानून बनाए जाते थे ब्रिटिश कार्यकारिणी द्वारा, वो लिखित राइटिंग फॉर्म पे होने लगे, ठीक है। कानूनों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दे दिया गया, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण 1813 का राजलेख चार्टर एक्ट काफी महत्वपूर्ण है। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई इसके माध्यम से। इसके अतिरिक्त शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई और स्थानीय स्वायत्त शासन जो संस्थाएं थी उनके करारोपण करने की पावर दी गई कि जाके आप जो है टैक्स वसूल सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें यहाँ से बदली। सबसे पहले क्या बदलाव हुआ? सबसे पहली चीज की कंपनी की जो मोनोपोली थी भारत में उसको खत्म कर दिया गया, एकाधिकार को खत्म कर दिया गया, लेकिन चीन और चाय के साथ व्यापार एकाधिकार को समाप्त नहीं किया गया, ठीक है। इसके अतिरिक्त 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ही
कलकत्ता, बंबई, मद्रास सरकारों द्वारा निर्मित विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन लेना प्रारंभ कर दिया गया। यानी कि यदि कोई भी कलकत्ता, मद्रास और मुंबई के गवर्नर या गवर्नर जनरल कोई कानून बनाते हैं तो ब्रिटिश संसद द्वारा उसे अनुमोदन लेना पड़ेगा। यानी धीरे धीरे अब कंपनी की पावर को खत्म करना यहाँ से प्रारंभ कर। एक तो मोनोपोली खत्म हो गई, व्यापारिक मोनोपोली, इसके बाद कानून बनाओगे तो उसके लिए भी अनुमति लो। यहाँ से धीरे धीरे दिखाई देने लग जाता है कि ब्रिटिश संसद अब हावी हो रही है कंपनी के ऊपर, क्योंकि अब इनके राज क्षेत्र का धीरे धीरे विस्तार होगा। लॉर्ड वेलेस्ली जब 1758 में सहायक संधि प्रणाली के बाद ब्रिटिश क्षेत्रों का काफी उसने विस्तार किया था। इसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चार्टर एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहली बार यहां से केंद्रीकृत प्रणाली का स्वरूप देखने को मिला। ठीक है, इसी एक्ट के माध्यम से जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, और मद्रास और जो बंबई के गवर्नर्स थे उनकी पावर और खत्म कर दी गई। ठीक है, यानी कि यहाँ पर पूरी पावर भारत के गवर्नर जनरल पे निहित कर दी गई। पहला भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। ठीक है, इस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। ठीक है, गवर्नर जनरल को विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य, चौथे सदस्य की, देखिए 3 सदस्य यहाँ पर कर दिए गए थे, एक चौथा सदस्य फिर जोड़ दिया गया, वो विधि सदस्य के रूप में था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंशिक रूप से इसको जोड़ा गया। अब ये पूर्ण सदस्य नहीं बना, आंशिक सदस्य बना है। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त पूरी तरीके से कर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव, कंपनी के पूरे मोनोपोली को खत्म, चाय और चीन के साथ भी जो एक अधिकार था खत्म। क्यों? 1780 में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी, वहां पे अधिशेष उत्पादन हो रहा था। इसके कारण से वहां पे बहुत सारे व्यापारिक वर्गों ने कहा कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, यदि ईस्ट इंडिया कंपनी को ही यदि आपने मोनोपोली दी तो कहीं ना कहीं हम अपना माल कहां बेचेंगे। तो इसलिए यहाँ पर सबको भारत में जाकर के व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। ठीक है, इसके बाद दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा विधियों के संहिताकरण करने के लिए, विधियों को कोडिफाइड करने के लिए गवर्नर जनरल को पावर दी गई कि वो एक आयोग स्थापित कर सकता है। इस बात को देखते हुए विलियम बेंटिंक द्वारा एक विधि आयोग बनाया गया था, जिसका विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मैकाले। 4 सदस्यीय विधि आयोग की स्थापना भी की गई थी इसी एक्ट के माध्यम से। दास प्रथा को 1843 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, एक विधि बना के, एक कानून बना के। ठीक है, यहां से इसको। इसके बाद नेक्स्ट 1853 का एक काफी महत्वपूर्ण है, लॉर्ड डलहौजी का पदार्पण हो चुका था भारत में। इस समय सबसे महत्वपूर्ण जो बदलाव हुआ वो क्या हुआ? प्रशासनिक कार्यों और विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया। पहले क्या कर रहा था? एक ही संस्था थी जो विधायी कार्य भी करती थी और प्रशासनिक कार्य, यानी जो गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी होती थी वही विधायी कार्य भी करती थी, विधियां भी बनाती थी और वही उनको इंप्लीमेंट भी करती थी, प्रशासनिक कार्य भी करती थी। यहां से उनको अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, पहली चीज। एक 12 सदस्यीय विधान परिषद बनाई गई, और इन 12 सदस्यीय जो विधान परिषद के सदस्य थे भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों, भिन्न भिन्न प्रांतों से इनको लिया गया। यानी यहां से ही एक क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रारंभ होता है। ठीक है, बहुत। इसके अलावा जो कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी होते थे, पहले उनको नॉमिनेट कर दिया जाता था सीधे, अब उनको एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से लेना प्रारंभ, एक कंपटीशन बेस्ड अधिकारियों का। जैसे कि आज के टाइम पे आप देखते हैं ना, प्रशासनिक वर्ग जो है यूपीएससी द्वारा एग्जाम लिया जाता है, या फिर हर राज्य में अपना स्टेट पीसीएस है, वो उनको ए ग्रेड बी ग्रेड के अधिकारी को या एसएससी द्वारा भरा जाता है। उसी तरीके से यहाँ से भी अब परीक्षा प्रणाली का प्रारंभ हुआ। तो 1853 का एक्ट था। इसके अलावा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी उसमें पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, इसमें आंशिक सदस्य था 1833 में। इसके अतिरिक्त निदेशक मंडल की सदस्य, जो निदेशक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, इनके सदस्यों की संख्या 24 से 18 कर दी गई। ठीक है, 24 से 18 सदस्य कर दी गई। तो इस तरीके से ये कुछ महत्वपूर्ण पूरे 1858 का एक्ट अंतिम एक्ट था लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड पे। ये ब्रिटिश कंपनी के अधीन अंतिम एक्ट था। इसके बाद 1857 की क्रांति हो जाएगी, कैनिंग